कोने में जाकर मैं पूरे समाज को इकट्ठा करूंगा। लेकिन मैं एक आपसे हाथ जोड़ के निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं। नागपुर हमारी राजधानी है और यहाँ बहुत विद्वान लोग हैं, हाईली एजुकेटेड, हाईली इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, लेकिन गली गली में आपने संगठन बना लिए हैं। बाबा साहेब का समता सैनिक दल का मैं एक छोटा सा सिपाही भर्ती हुआ 1987 में। 2002 में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बना, 6-7 साल राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी रहा। लेकिन मैं देखता हूं कि यहाँ कई गुट समता सैनिक दल के हैं, कई गुट भारतीय बौद्ध महासभा के हैं और यहाँ हजारों संगठन केवल नागपुर के अंदर हैं। जब हमारी ताकत हजारों जगह बिखर जाती है तो लड़ाई हमारी कमज़ोर हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बेशक से आप अपने संगठन, चूँकि जिसने 20 साल पहले बनाया, अब वो अपना कहेगा कि हमारा 20 साल पुराना है, हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये बाधा है एकजुटता में। लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं, आप अपने संगठन को बनाए रखिए, लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम के साथ तो जुड़ ही सकते हैं। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तो बना सकते हैं। जब भी कोई मुद्दा हमारे समाज का आए, सारे अपने संगठन के उस सीमा से बाहर निकल के अपने समाज के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को तो लड़ सकते हैं। इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूरे दुनिया से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर बसे बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी लोग जुड़ रहे हैं, बहुजन लोग जुड़ रहे हैं। एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टीम हम आने वाले 1 महीने के अंदर डिक्लेयर करेंगे और एक नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम डिक्लेयर करेंगे। हमें बुद्धिवादी चिंतक लोग हम खोज रहे हैं, जिनका अपना पर्सनल ईगो ना हो, वो अपने घर पर्सनल ईगो छोड़कर आएँ, जिसके मन में समाज के प्रति दर्द हो, समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ने की इच्छा हो, वो लोग उससे जुड़े। उनको जोड़कर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा आंदोलन किसी को मारने के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन किसी दूसरे के हक को छीनने के लिए भी नहीं है, हमारा आंदोलन किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए भी नहीं है। हमारा आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी की प्रॉपर्टी या कुछ और जीतने के लिए है। हमारा आंदोलन केवल हमारे समाज के गौरव के लिए है, स्वाभिमान के लिए है, सम्मान के लिए है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, हमारे भाइयों का कत्ल होना बंद हो और जो संविधान के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें हक और अधिकार दिलाए हैं, वो अधिकार पूरे के पूरे मिले। क्योंकि अभी तो जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी है संविधान को लागू करने की, उनकी नीयत साफ नहीं है। वो लोग हमें हमारा हक देने को तैयार नहीं है। वो ऑलरेडी 70% जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए थे, उसमें से 70% वो एक साजिश के तहत हमसे छीन चुके हैं। क्योंकि हम लोग को पढ़ना लिखने पे धार्मिक बंदिश थी, बाबा साहेब ने वो बंदिश तोड़ी, हम लोग पढ़े लिखे तो यहाँ तक आए। लेकिन अब तो उन्होंने, चूंकि मैंने सर्वे किया भंते जी, मैंने सर्वे किया देश के सर्वोच्च न्यायालय में और देश के उच्च न्यायालयों में जो जजेज हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। देश में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, वो सरकारी से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो मेरे सर्वे से निकल कर आया 98% सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल बहुत अच्छे थे। तो अचानक ही सरकार ने ऐसा क्या किया और क्यों किया कि सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया और पिछले 15 से 20 सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुलते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल कॉलेज में एक बच्चे की पढ़ाई की 1 साल की जो खर्च है वो लाखों रुपए में है। हमारे लोगों के पूरे 99% ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम अगर जोड़ लें तो वो 1 साल के बच्चे की फीस का खर्चा नहीं चुका पाएंगे। 1% लोग जो बाबा साहेब के आशीर्वाद से अच्छी नौकरियों में आ गए या छोटा मोटा जिन्होंने व्यवसाय कर लिया, केवल उन 1% के बच्चे तो उस खर्च को उठा सकते हैं, 99% नहीं उठा सकते। इसका मतलब साजिश के तहत सरकारी एजुकेशन सिस्टम को ठप किया है और उसका कारण ये है उनके पेट में इस बात को लेकर दर्द हो गया। जो लोग हजारों साल तक उनके गुलाम थे, 16-16 घंटे काम करते थे, पैसे नहीं मांगते थे, जुल्म सहते थे, बोलते नहीं थे, आज हो दिया। उसके बावजूद भी बिना रुके पूरी ज़िंदगी उन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जला दी। आज हम जो कुछ भी हैं, हम MP बने, MLA बने, मंत्री बने, जज बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने,
कुछ भी बने, लेकिन इस बात को हमें एहसास हमेशा रहना चाहिए कि 3500 साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर हमें पढ़ाई लिखाई से, ज्ञान से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने न केवल हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोले, बल्कि हमें रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिटिक्स में। तो हम लोग जो आज थोड़े अच्छे कपड़े में अच्छे घर बनाकर रह रहे हैं, जो सम्मान का जीवन हम जी पा रहे हैं, ये हमारी केवल अपनी मेहनत से नहीं मिला है। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी, उनका पूरा परिवार का बलिदान है। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो हम आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे होते। 16-16 घंटे काम करने के बाद भी बचा हुआ खाना मिलता था, पैसे मांगने की हिम्मत नहीं थी। तो मैं ज़्यादा इतिहास में इसलिए नहीं जाऊँगा, बाबा साहब ने क्या क्या किया वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आप सब लोग मेरे ख्याल से वो छोटी उम्र से सुनते हुए बड़े हुए हो, और अगर बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको बुद्धिज़्म का अच्छा ज्ञान है, तथागत बुद्ध बाबा साहेब का अच्छा ज्ञान है, हमारे महापुरुषों का अच्छा ज्ञान है। मैं उस लाइन पे नहीं जाऊँगा, मैं इस लाइन पे जाऊँगा कि हमारा और आपका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। क्या वास्तव में हम बुद्ध के धर्म को अपने आचरण में उतारा, या हम केवल कहने को बुद्धिस्ट हैं? बौद्ध का मतलब तो हमारे बीच में संघ का निर्माण होना चाहिए था। हमें संघ में अपने आगे के फैसले लेने चाहिए थे, लेकिन हमने संघ बनाने की बजाय गली गली में संगठन बना लिए, और संगठनों की वजह से हम हजारों हजार टुकड़ों में बंट गए। हम बचपन से सुनते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, लेकिन हमने तो यूनिटी को बिखेर दिया। इस लड़ाई को लड़ेंगे कैसे? क्या आप अपने आप को आज़ाद मानते हैं? खैरलांजी कांड कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मुझे आज भी याद है। और रोज़ रोज़ कोरोना के दौरान मैं नागपुर दीक्षा भूमि आया था, और मेरे साथ प्रीतम जी थे, अमन जी थे, आवाज़ इंडिया से दोनों साथी थे। हम यवतमाल भी गए, डॉक्टर अशोक बोधी बौद्ध भिक्षु हैं, उनके बौद्ध विहार भी गए। और नागपुर दीक्षा भूमि जब हम आए तो पुलिस ने लॉक किया हुआ था, लेकिन मुझे अंदर तक जाने दिया, एकदम अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन बाहर रोड से अंदर तक जाने दिया। तो जब मैं बाबा साहेब की मूर्ति की तरफ देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे से ये कह रहे हों कि भाई, मैंने जो अपना पूरा जीवन लगाया, अपने बच्चे गंवाए, अपनी पत्नी गंवाई, क्या इसलिए गंवाई थी? क्या तुम्हें इसलिए एमएलए और मंत्री बनाया था कि जो मेरा सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, क्या वो सपना रह जाएगा? क्या तुम मेरी इतनी निकम्मी और नाकारा औलाद हो? मैं ये फीलिंग अपने मन में कर रहा था। तो अचानक मेरे मन में निर्णय हुआ, मैंने कहा है बाबा साहेब, मैं आपकी निकम्मी और नाकारा औलाद नहीं हूँ। मैं अपना जीवन आपके सपने को साकार करने में लगाऊंगा। मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा और पूरे देश और दुनिया में बसे सभी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोगों को एकजुट करके अपने आने वाले बच्चों की भविष्य की लड़ाई को लड़ूंगा। और मैंने वहाँ घोषणा की, जैसे मैं दीक्षा भूमि के बाहर रोड पर आया, वहाँ मीडिया खड़ा था, मैंने उनको वहीं पे बोला कि 2025 तक, आज मैं यहाँ संकल्प लेके जा रहा हूँ दीक्षा भूमि में, 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाऊंगा। और वहाँ से हमने शुरुआत की। लेकिन कोरोना के दौरान 2 साल, हमारे लगभग 1.5 साल पूरी तरीके से कोरोना में चला गया, लेकिन हमने अंदर अंदर अपनी तैयारी जारी रखी। और मैं अलग अलग भारत के हिस्सों में जाना मैंने जारी रखा। और फिर मैंने इसको 4 कैटेगरी में बांटा, 4 चरण में, कैटेगरी नहीं कहूँगा, 4 चरण में बांटा कि हम इससे हमारा अपना आत्मलोकन भी हो जाएगा, हम कितने सफल हो रहे हैं। हमने कहा कि पहला दीक्षा समारोह अशोक विजयदशमी के दिन 2022 को होगा, जिसमें 10,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे दिल्ली के अंदर। दूसरा
2023 में अशोक विजयदशमी को होगा जिसमें 1 लाख लेंगे। तीसरा 2024 में अशोक विजयदशमी के दिन होगा जिसमें 10 लाख लोग दीक्षा लेंगे। और चौथा 2025 में होगा जिसमें 10 करोड़ लोग भारत के हजारों स्थानों पर एक साथ दीक्षा लेंगे। और भारत को पढ़ लिख कर हमारे बगल में और कई बार हमारे ऊपर अफसर बन के बैठ गए हैं। अगर इसी तरह दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के और गरीबों के, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे पढ़ेंगे तो फिर उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे? वो हमारे बच्चों को फिर से मजदूर बनाना चाहते हैं, यानी कि गुलाम बनाना चाहते हैं। इसी साजिश के तहत उन्होंने सरकारी एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया और साथ ही साथ जो सरकारी संस्थान थे उनको उन्होंने एक एक करके इसलिए बेच दिया ताकि वहाँ पर दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की एंट्री बंद हो जाए। क्योंकि जब जो बिक गया, जैसे बैंक बेच दिए, रेलवेज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, पेट्रोलियम कंपनी बेच दी, गैस कंपनी बेच दी, तो जो जो कंपनी बिक गई वहाँ तो रिजर्वेशन खत्म हो गया। और इंटरव्यू लेते वक्त वो नाम से पता लग जाता कौन है, उसका वैसे सिलेक्शन नहीं होता। तो हमारे लोगों के नौकरियों के रास्ते भी इन्होंने बहुत सीमित कर दिए और पढ़ाई के रास्ते लगभग बंद कर दिए। और जो रोस्टर पहले 40 पॉइंट रोस्टर होता था नौकरी के लिए, पहली वैकेंसी एससी को जाती थी। आज जो 13 पॉइंट रोस्टर है उसके अंदर 7वीं वैकेंसी एससी को जाती है। ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर वो क्या करते हैं, 3 वैकेंसी निकालते हैं तो तीनों की तीनों जनरल को जाती हैं। कहीं अगर गलती से 4 निकल गई तो 1 ओबीसी को चली गई, और अगर 6 निकली तो 1 ओबीसी और 5 जनरल। बहुत कम जगह होती हैं जहाँ 7 वैकेंसी निकले, जहाँ एससी को भी 1 मिल जाए और एसटी को 1 भी नहीं। अगर मतलब ये समझो 14 वैकेंसी निकलती हैं, बल्कि 15, तब 1 वैकेंसी एसटी को जाती है। इसका मतलब एससी, एसटी, ओबीसी का तो इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है और ये साजिश के तहत किया है, सोच विचार के किया है। वरना तो पहले जो 40 पॉइंट रोस्टर था उसको बदलने की ज़रूरत क्या थी। तो मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लंबा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं। आप सब विद्वान लोग हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम आज नहीं जागे, अगर हम आज नहीं लड़े अपने बच्चों के हक के लिए, अगर हम अपने परिवार तक सीमित रह गए, तो याद रखना आने वाले समय में हमारे बच्चे फिर से गुलाम हो जाने वाले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है आप कम से कम अपने बच्चों को दोबारा गुलाम बनते हुए देखना नहीं चाहोगे। तो इस लड़ाई को हम लोग को मिल के लड़ना होगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।